हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम दोबारा आए हैं सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर लेकर, जो कि होगा डिफेक्ट्स के बारे में। और हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ या बैंड थ्योरी। ठीक है, तो मेरा नाम है हरीश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले डिफेक्ट्स के बारे में, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो डिफेक्ट एक सॉलिड जो होता है तो उसमें डिफेक्ट कब आता है। आपने देखा होगा कि सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो बिल्कुल ऐसे अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। अगर इनमें से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसिंग हो जाए, इसमें से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिस हो जाए या कोई एक्स्ट्रा आने की कोशिश करे ये खाली स्पेसिस में, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेसिस बोलते हैं, तो सॉलिड एक डिफेक्ट शो करेगा। तो सॉलिड एक डिफेक्ट शो करेगा, या तो कोई पार्टिकल यहाँ से मिस हो जाए या खाली स्पेस में कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल घुसने की कोशिश करे, तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठीक है, तो डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं सॉलिड्स में। एक होते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, जैसे कि आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट्स को हम एटॉमिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स को हम एटॉमिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स आगे कैटेगराइज हैं तीन टाइप्स की: स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम। स्टोकियोमेट्रिक आगे चार तरह के होते हैं: वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अच्छा, ये जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हैं, ये होते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड्स में, नॉन आयनिक कंपाउंड्स में। और ये दोनों हैं, ये होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में। जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें शॉर्ट की और फ्रैंकल होता है, नॉन आयनिक में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल होता है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक दो तरह के हैं: मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डिटेल में पढ़ेंगे इनको। मेटल एक्सेस में क्या, मेटल बढ़ जाएगा और इसमें मेटल कम हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करें वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि मान लो ऐसे उसके क्रिस्टल्स एटम के ऐसे पड़े हैं, ठीक है, ऐसे क्रिस्टल्स हैं। तो क्या होगा कि वैकेंसी डिफेक्ट में इसके क्रिस्टल्स या ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी लोकेशन से मिस हो जाएंगे। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी लोकेशन से मिस हो जाता है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी लोकेशन से या अपनी लैटिस साइड से मिस हो जाता है, जैसे यहाँ से मान लो ये मिस हो गया, मान लो ये मिस हो गया, यहाँ से चला गया कहीं, कोई भी कारण हो सकता है जाने का, तो ये जो डिफेक्ट हुआ, ये जो सॉलिड के अरेंजमेंट में दिक्कत आई, ये जो डिफेक्ट है, इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट किस में होते हैं? हमने पढ़े थे, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में होते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड्स में, नॉन आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं उनमें वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं, उनमें वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं। ओके, अब देखो, यहाँ से इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चला गया, यहाँ से इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चला गया, तो बताओ इसकी डेंसिटी कम हुई या ज़्यादा हुई? इसकी डेंसिटी यानी वैकेंसी डिफेक्ट होने से सॉलिड की डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? इसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि मटेरियल यहाँ से रिमूव हो गया है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी कम होगी, याद रखना। ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में होता है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने लैटिस साइड से मिस हो जाएंगे तो वैकेंसी डेंसिटी कम होगी, और ये होते नॉन आयनिक सॉलिड्स में है, और वो डिफेक्ट जो होगा वो होगा वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर है? पक्का? अगला डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगला डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा? मान लो ये ऐसे ही एटम के लैटिस साइड पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पड़े हैं। मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, सोचो इतनी दूर दूर क्यों है, जस्ट दिखाने के लिए, कुछ नहीं है। ठीक है, ये एटम के लैटिस पे एटम वो पड़े हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा?
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, देखो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने लैटिस से मिसिंग थे, ठीक है, तो डिफेक्ट हुआ। अगर ये खाली स्पेसिस, ये जो खाली स्पेसिस है, यहाँ पर भी बाहर से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाए, कहीं भी कुछ भी कारण हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है उस चीज़ का, ठीक है। आप लोगों ने अभी सिर्फ ये समझना है कि डिफेक्ट कैसे होगा। तो अगर बाहर से कहीं से आ जाए, अपनी इंटरस्टिशियल स्पेसिस को ऑक्यूपाई कर दे, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा, इसमें डेंसिटी में क्या होगा, देखो इसमें एक्स्ट्रा मेटल आ गया तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, याद रखना, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये डिफेक्ट्स भी किस में होते हैं, हमने बात की थी, नॉन आयनिक सॉलिड्स में होते हैं। अगले दो डिफेक्ट्स होंगे वो आयनिक सॉलिड्स में होंगे। क्लियर है। अगला डिफेक्ट है शॉर्ट की डिफेक्ट, अगला डिफेक्ट है शॉर्ट की डिफेक्ट, अगला डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये दोनों डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स में होते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अच्छा, शॉर्ट, इसको स्कॉट की मत बोलना, इसको शॉर्ट की बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, ये आयनिक सॉलिड्स में होते हैं। देखो जैसे ऐसे ही एटम्स पड़े हैं, ऐसे ही एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पड़े हैं, और ये आयनिक सॉलिड्स में होगा। ये किस में होगा, आयनिक सॉलिड्स में। तो ये आयंस होंगे, क्लियर है ना। तो आयंस होंगे, मान लो ये आयन होगा, ये ऐसे आयंस पड़े होंगे रेगुलर अरेंजमेंट में, सही है, ऐसे आयंस पड़े होंगे, ऐसे आयंस पड़े होंगे, क्लियर है। ये आयंस है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी A माइनस B प्लस कुछ भी हो सकता है, ये आयंस है। इसमें क्या होगा, इस डिफेक्ट में क्या होगा, ये जो लैटिस पॉइंट्स पे आयंस पड़े हैं, ये इक्वल नंबर ऑफ आयंस, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन O एंड एनायन मिस हो जाएंगे, अपनी जगह को छोड़ के चले जाएंगे। मतलब जितने कैटायन जाएंगे उतने ही एनायन जाएंगे। मान लो एक कैटायन गया अपनी जगह से, ये गया, तो एक ही एनायन जाएगा कहीं और से। अब देखो जितना इसके पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब एक कैटायन गया, एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और एक एनायन गया, एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है। इस डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगी वो मेंटेन्ड रहेगी, यानी प्लस और नेगेटिव चार्ज बराबर रहेगा। अगर एक और गया मान लो कैटायन, तो एक और एनायन जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है शॉर्ट की डिफेक्ट में। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट्स को मिस करेंगे या कहीं चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे कहीं भी, ठीक है। अच्छा, इसमें डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी, इसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि अपने लैटिस पॉइंट से एनायन और कैटायन मिसिंग है, चले गए हैं कहीं, तो उसकी डेंसिटी कम हुई होगी। पक्का ना, ठीक है। जो सॉलिड्स शॉर्ट की डिफेक्ट्स को शो करते हैं, जो सॉलिड्स, ध्यान से सुनो, जो सॉलिड्स शॉर्ट की डिफेक्ट को शो करते हैं, जिन सॉलिड्स में शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। याद रखना, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। इस पॉइंट को नोट करें, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, ठीक है। या आप इसको ऐसा समझ सकते हो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है ना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, उनमें शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है उनमें शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है, क्लियर है। तो लास्ट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। लास्ट डिफेक्ट नहीं, लास्ट स्टोकियोमेट्री का डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्री टाइप का फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, देखो ये भी आयनिक सॉलिड में होता है, मैंने बताया था। ये भी किस में होता है, आयनिक सॉलिड में। देखो ये ऐसे ही लैटिस पॉइंट्स में आयंस पड़े हैं, ठीक है, एक प्लस एक माइनस, मैं बोलता हूँ ये प्लस ये माइनस, ये आयंस है, ठीक है, ये आयंस है, ये क्या है, आयंस, ठीक है, ये आयंस है। क्या होगा फ्रैंकल डिफेक्ट में, एक आयन अपनी जगह को छोड़ेगा, और उठकर ये जो खाली स्पेस है, ये इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। पहले बताया था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, इंटरस्टिशियल स्पेस
ये इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, अगर कोई और अपनी जगह छोड़ेगा, मान लो ये छोड़ता है, तो ये भी किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके चला जाएगा। क्लियर है? यानी कि फ्रैंकल इफेक्ट में क्या होता है, आयंस अपनी स्पेस छोड़ते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जाकर बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहीं से उठा तो वो वहीं तो रह गया है, तो उसी एटम के अंदर ना, उसने सिर्फ जगह बदली है, तो चार्ज में फर्क नहीं पड़ा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जितना पहले था अभी भी उतना ही है। दूसरी बात डेंसिटी का क्या होगा? अच्छा ये बताओ, इसमें डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी, कम होगी, या क्या होगा? सोचो। देखो यहाँ से खाली हुआ तो आप बोलोगे डेंसिटी कम हुई, नहीं, डेंसिटी कम नहीं हुई। यहाँ से एटम गया और यहीं इसी एटम में कहीं और चला गया, इसी एटम में कहीं और बैठ गया, तो इसकी डेंसिटी भी ना तो कम हुई ना ज़्यादा हुई, तो इसकी डेंसिटी भी न्यूट्रल रही अभी भी, यानी चेंज नहीं हुई, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। फ्रैंकल इफेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं होती। ओके, ठीक है, चलें आगे। पक्का? अच्छा, एक और बात याद रखना, फ्रैंकल डिफेक्ट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट, यानी कि आयन अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, अपनी जगह से कहीं और चला गया। इसको याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसके। अगला है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने पढ़े थे कि दो तरह के थे, एक तो था मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरीके से हो सकता है, ये भी दो टाइप से हो सकता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरीके से हो सकता है। कैसे? या तो अनायन बाय अनायन वैकेंसी, यानी कि अनायन उठकर कहीं चले जाएं, अनायन अपनी जगह छोड़ के चले जाएं, तो कैटायन बढ़ जाएगा। मेटल एक्सेस का मतलब क्या है? कैटायन एक्सेस में होंगे, कैटायन बढ़ जाएंगे, अनायन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और या तो अनायन कहीं चले जाएं, अनायन कैटायन पहले बराबर थे, तो अनायन कहीं चले गए तो कैटायन ज़्यादा हो गए, तो यानी कि कैटायन एक्सेस मेटल एक्सेस हो गया। या क्या होगा, या बाय प्रेजेंस ऑफ या एक्सेस कैटायंस, ज़्यादा कैटायंस आ जाएंगे। कहाँ? अब देखो कैटायंस कहाँ आएंगे, अपनी जगह पे कैटायन अनायन पूरे पड़े थे, अब उसकी जगह पे तो कैटायन नया आ नहीं सकता। कैटायन कहाँ आएंगे? इन इंटरस्टिशियल स्पेसिस। जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस, जो जगह खाली पड़ी है, इंटरस्टिशियल स्पेसिस। ओके, यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरीके से होता है, या तो अनायन बढ़ जाएं, नहीं अनायन चले जाएं, सॉरी, या तो अनायन अपनी लोकेशन से चले जाएं तो कैटायन बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले बराबर थे, अनायन चले गए तो कैटायन का नंबर ज़्यादा हो गया, या नए कैटायन एक्स्ट्रा और डाल देंगे। कहाँ? इंटरस्टिशियल स्पेसिस में। क्लियर है? पक्का? पहले इसको पढ़ते हैं बाय एनायन वैकेंसी, अच्छा, नॉन स्टोकियोमेट्रिक में क्या होता है, एक और बात समझो। जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने पढ़े थे, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें क्या था, जितने अनायन उतने ही कैटायन, याद होगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती थी। इसमें क्या होगा, कैटायन और अनायन में फ़र्क पड़ रहा है, या तो कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे या अनायन ज़्यादा हो जाएंगे ना, दो केसेस होंगे, तो इसलिए इसको नॉन स्टोकियोमेट्रिक भी बोलते हैं। कैटायन और अनायन की रेशो सेम नहीं रहेगी। पहली बात करते हैं अनायन वैकेंसी की। अच्छा देखो, जैसे मान लो ये है एक एटम और इसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मान लो ये, तो इसमें कैटायन है, अनायन है ना, कैटायन अनायन, तो इसमें से क्या होगा, अनायन अपनी जगह से चला जाएगा, अनायन यहाँ से चला जाएगा, मान लो ये अनायन, तो यहाँ से चला गया, और इसमें क्या होगा, इस अनायन की जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखो अनायन नेगेटिव चार्ज गया, इस अनायन की जगह एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी, इसकी भी मेंटेन रहेगी। अरे देखो ये नेगेटिव चार्ज है अनायन, यहाँ से जाएगा, तभी तो अनायन की वैकेंसी होगी और कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे, तभी तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक होगा। अनायन गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले बराबर है, अनायन चला गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज गया,
तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर नहीं, अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, ठीक है। बट यहाँ से एनायन जाने से उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फिर बराबर हो जाएगा। हाँ, एनायन और कैटायन और एनायन की नंबर में फ़र्क पड़ेगा कि उनका नंबर सेम नहीं रहा, बट चार्ज बराबर हो जाएगा। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसकी जगह। अच्छा, अब ये होता कैसे है? ये होता क्या, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं Na और Cl की, Na प्लस और Cl, ऐसा होगा, ये Na प्लस, ये Cl माइनस। समझो इसको, बुक में भी ये एग्जाम्पल गिवन है, इसको समझो प्यार से। Na और Cl माइनस, Na ये कैटायन पड़ा, ये एनायन पड़ा, क्लियर है। मैं क्या करूँगा, इसके पास से Na के वेपर पास करूँगा, इसके ऊपर से Na के वेपर्स पास करूँगा। किसके? Na के मतलब सोडियम के वेपर्स पास करूँगा। जब सोडियम के वेपर्स इसके ऊपर से जाएंगे, तो वो क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ से क्लोरीन उठेगा, एक एनायन उठेगा और उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ रिएक्ट करने के लिए सोडियम को एक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। अरे यार, सोडियम इसके साथ रिएक्ट नहीं ना कर सकता, इसके साथ रिएक्ट तो Na प्लस और Cl माइनस ऐसे होगा। अब इसको रिएक्ट करने के लिए इसको Na प्लस बनना पड़ेगा, और जब ये Na प्लस बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो ये Na प्लस इस Cl के साथ रिएक्ट होगा जो यहाँ से गया इस एनायन के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ जाएगा। समझ आई? दोबारा समझो, मैं क्या करता हूँ, सोडियम का वेपर इसके ऊपर से पास करता हूँ, सोडियम के वेपर को देखकर इस क्लोरीन का मन ललचाएगा, ये यहाँ से उठेगा और ये चाहेगा मैं इसके साथ रिएक्ट कर दूँ, ये भी चाहेगा मैं इसका रिएक्ट करूँ, बट इसको रिएक्ट करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, मेहनत करके एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ऐसे तो रिएक्ट नहीं कर सकता। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये Na प्लस बन जाएगा और ये Cl माइनस था, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे। इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वो कहाँ जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएगा, जो ये स्पेस खाली हुई थी इसकी जगह आकर बैठ जाएगा, इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड होगी। एक नेगेटिव चार्ज गया था, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। अच्छा, एक बात और समझो, ये एनायन वैकेंसी डिफेक्ट होने से इस एटम के अंदर होगा क्या? इस एटम के अंदर दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये समझो कि यहाँ से एनायन गया और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आया, इसको मतलब फ्री में बिना कुछ काम किए, ऐसे ही मज़े से बैठा था बिना कुछ मेहनत किए, इसको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। इसके पास, इस एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आने से इस एटम की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ या ना? इसकी कंडक्टिविटी, जब भी किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, अरे मेटल्स के पास कंडक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि मेटल्स के एटम में दुनिया भर के फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे, कभी इधर से उधर भाग रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नॉन मेटल्स में या आप बोलोगे इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसलिए उनकी कंडक्टिविटी नहीं होती। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, याद रखना, पक्का, ठीक है। दूसरी बात, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या है बाद में पढ़ेंगे, अभी आगे टॉपिक आएगा, अभी इसको समझो। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि जब इसको इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ से एनायन गया, तो एनायन की वैकेंसी होने से, कैटायन के एक्सेस होने से इसके पास कलर आ जाएगा, मतलब इसका कलर चेंज हो जाएगा, इस एटम का, इस स्ट्रक्चर का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसके कुछ कलर्स हैं जिसको आप याद रखोगे कैसे चेंज होता है। जैसे NaCl है जो, जैसे ये NaCl की एग्जांपल्स थी, जब इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा एनायन वैकेंसी से, तो इसका कलर येलो हो जाता है, ठीक है। LiCl लिथियम क्लोराइड का कलर पिंक हो जाता है, KCl का कलर वायलेट हो जाता है। ऐसे नहीं हो जाता ये कलर वायलेट, मतलब इनमें जब ये डिफेक्ट होगा, कौन सा डिफेक्ट? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो इनका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें कैटायन आनायन कम ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी रेशियो चेंज हो रही है, इक्वल नहीं रह रहे कैटायन आनायन, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इसको याद रखना, तीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर्स हैं, ये बार बार पूछ लेता है। अच्छा, एक बात बतानी भूल गया मैं, देखो एक बात बतानी भूल गया मैं, उसको समझो।
यहाँ से एनायन गया, यहाँ से जब एनायन गया था एन के वेपर पास करके क्लोरीन गया था यहाँ से, तो यहाँ पर खाली जगह बन गई थी, यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस बन गई थी। इस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं एफ सेंटर। इस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं एफ सेंटर। इस एम्प्टी स्पेस को उस लैटिस पॉइंट से जहाँ से एनायन चला गया कुछ कारण के कारण, जैसे मैंने सोडियम वेपर पास किया, तो उस एम्प्टी स्पेस को बोलेंगे एफ सेंटर। इस एफ सेंटर में बाद में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस एफ सेंटर में बाद में इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा, उसको लगेगा ये घर खाली है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ बैठकर मजे करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कैटायंस ले आएंगे। एक्स्ट्रा कैटायंस ले आएंगे। सेकंड टाइप इसकी कहाँ, इन इंटरस्टिशियल स्पेसिस। इंटरस्टिशियल स्पेसिस में एक्स्ट्रा कैटायन रख देंगे तो भी तो कैटायन और एनायन की जो रेशियो है वो बदल जाएगी। जैसे देखो यार, ये एक एटम है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अभी बराबर है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे और कैटायन ज़्यादा हो जाए, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, बाहर से कोई चार्ज पॉजिटिव यहाँ पर छोड़ दूँगा, बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर छोड़ दूँगा। अच्छा, ऐसा कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया तो इलेक्ट्रॉन भी आएगा, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन भी मिलता है। ठीक है, ये डिफेक्ट है, एक्स्ट्रा कैटायन हो गया। एक्स्ट्रा कैटायन क्यों आया, कोई तो कारण होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं हम कौन सी, एक एग्जांपल है बुक में ZNO। हाँ, ZNO की एग्जांपल लेते हैं, ZNO। जब हम ZNO को, ZNO क्या, जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Zn। तो क्या बनेगा, Zn प्लस हाफ O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। इसको हीट करूँगा तो Zn डिसोसिएट हो जाएगा और हाफ ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सही है, इसको जब हीट करूँगा तो ये Zn आकर इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी कोई इंटरस्टिशियल स्पेस ले जाएगा, तो इसके पास एक्सेस कैटायन हो जाएंगे। इसका मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस में हो गया। मेटल एक्सेस का मतलब कैटायन ज़्यादा कर दें हमने, या तो एनायन कम कर दो तो कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे, या कैटायन ही ज़्यादा कर दो तो हो जाएंगे। तो समझ रहे हो कैसे हुआ, इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्या इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, क्या इसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। इसको भी फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो इसकी कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। क्या इसका कलर बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि इसमें भी कैटायन और एनायन की फ्रीक्वेंसी या रेशियो बदल गई है। अगर कैटायन एनायन बराबर रहते हैं तो कलर सेम रहता है। अब कैटायन एनायन अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं, रेशियो चेंज हो रही है, इससे बराबर से ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो कलर चेंज हो जाएगा। तो इसमें भी कलर चेंज होगा, इसकी भी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बदल जाएगी, यानी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है। ओके, अगला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट उन मेटल्स में होता है जिन मेटल्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है। जैसे आयरन, आयरन अलग अलग वैलेंसी शो करता है, आयरन +2 की वैलेंसी भी शो करता है, आयरन +3 की वैलेंसी भी शो करता है। याद होगा ना, ये मत बोलना कि ये बात याद नहीं है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी यूज़ कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन भी यूज़ कर सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। तो जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है उसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, उसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता कैसे है, ये देखो, ये एटम, ये स्ट्रक्चर पड़ा है एक एटम का, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, समझ रहे हो। ओके, तो क्या होगा कि ये प्लस चार्ज, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, आयनिक सॉलिड्स हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। यहाँ पर Fe+2 पड़ा है, मान लो ये Fe+2 है, ठीक है, यहाँ Fe+2, Fe+2, और ये कोई एनायन है, ये कोई एनायन है, मान लो पड़ा रहने दो इसको। Fe+2 यहाँ से गया, किसी कारणवश ये जगह खाली होगी, कुछ भी कारण हुआ कि यहाँ से डिफेक्ट क्रिएट हो गया, ये होल बन गया, ठीक है, तो यानी कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज था जो, वो कम हो गया, अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ही पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर Fe+3 अपनी जगह ले लेगा, Fe+3 ले लेगा। देखो यहाँ पर Fe+2 था, यहाँ पर Fe+2 था, यहाँ पर Fe+2 था, यहाँ पर Fe+2 था। अब Fe+2, Fe+2, Fe+4 है ना, और यहाँ से भी किसी और जगह में भी Fe+3 आ जाएगा। अब देखो, 2 जगह से इलेक्ट्रॉन कैटायन गया और 2 जगह पर उसकी वेरिएबल वैलेंसी वाला आ गया, तो देखोगे पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहा, पॉजिटिव चार्ज कम ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ जगह बदलकर चार्ज ने बदल लिया। ये उसी में होता है जिसकी वेरिएबल वैलेंसी हो,
और में नहीं होता, तो हुआ तो डिफेक्ट ही है, ये तो जगह खाली हुई बट चार्ज मेंटेन रहा, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही है। इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है? एनायन की वैकेंसी होगी, देखो एनायन की वैकेंसी, सॉरी कैटायन की वैकेंसी होगी। कैटायन एक्सेस में होगा तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, कैटायन कम होगा तो मेटल डिफेक्ट डेफिशिएंसी होती है, यानी कैटायन डेफिशिएंसी होती है। क्लियर है? पक्का? चले आगे। तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होती, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होती। तो आगे बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, सिर्फ बताना जरूरी है कि ये होता क्या है, तो उसको समझे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग अलग तरह की आपने सुन रखी होंगी, क्लास 11th में पढ़ी होंगी। डायामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक, मेरा मार्कर खो गया। डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो सॉलिड्स होते हैं जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, डू नॉट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो रिपल्शन शो करें। वो क्या शो करें? रिपल्शन शो करें। डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, एक भी ना हो, तो वो डायामैग्नेटिक होंगे, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो वो रिपल्शन शो करेंगे। पैरामैग्नेटिक उल्टे होते हैं, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम एक, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आए तो अट्रैक्शन शो करें, तो मतलब आपस में अट्रैक्शन शो करें, किसी के साथ अट्रैक्शन शो करेंगे। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं, अच्छा पहले क्या करते हैं, डायामैग्नेटिक के एग्जांपल्स ले लेते हैं। डायामैग्नेटिक के एग्जांपल्स होते हैं NaCl, है ना, और TiO2 यानी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल्स बताओ, पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल्स बताओ। जैसे पैरामैग्नेटिक एग्जांपल हुए कॉपर, ये Fe+3, यह पैरामैग्नेटिक है। अच्छा फेरोमैग्नेटिक क्या होता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें, इनमें से जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें तो ये खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस हैं, अगर हम इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तो ये खुद ब खुद दे इटसेल्फ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ये खुद मैग्नेट बन जाते हैं, ठीक है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, मैग्नेट तो नहीं बन जाते। जैसे आयरन, ठीक है, जैसे आयरन मैग्नेट बन जाता है, थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उसको। और याद होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, निकल, क्या है? निकल। एंटी फेरो क्या होते हैं? एंटी फेरो वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन शो करते हैं, बहुत ज़्यादा रिपल्शन शो करते हैं, वो एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये है एंटी फेरोमैग्नेटिक। अच्छा फेरी मैग्नेटिक क्या होते हैं? फेरी मैग्नेटिक पढ़े होंगे आपने, ये वो होते हैं जिनकी नेट डाइपोल मूवमेंट, अब ये नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होती है ये तो पता नहीं, हमने नई बात सुनी है, ये आपने +1 में पढ़ा था, याद होगा, नहीं याद तो उसको दोबारा पढ़िए, अभी मैं नहीं बता रहा। जिसकी नेट डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू 0 नहीं होती, जिसकी नेट डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू 0 नहीं होती। अच्छा एंटी फेरो की, अच्छा डाइपोल मूवमेंट की बात आई है जब, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू 0 होती है, इसकी डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू 0 नहीं होती। फेरोमैग्नेटिक की मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट होती है, इसको नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट ले लेना, मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट होती है। फेरोमैग्नेटिक की मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट होती है, एंटी फेरो की कोई भी डाइपोल मूवमेंट 0 होती है, इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 के बराबर नहीं होती। पक्का याद रखोगे।
अरे हो जा भाई रब हो जा, क्यों तंग कर रहा है। ओके, तो अगला कंसेप्ट आता है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। तो सबने पढ़े होंगे, जल्दी जल्दी बात करता हूँ मैं। पहले होते हैं कंडक्टर्स। सॉलिड्स कितने तरह के होते हैं? कंडक्टर्स। दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स। दिख रहा है क्या ब्लैक इसमें कैमरा में? वेरी गुड, बहुत अच्छा दिख रहा है। कंडक्टर्स, इंसुलेटर। तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स तो आपने पढ़े हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती है ना। अरे जिसमें कनेक्टिविटी होती है, जो करंट हीट को कनेक्ट कर सकें। इंसुलेटर्स होते हैं इसमें कनेक्टिविटी नहीं होती। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो इन दोनों के बीच के होते हैं। मतलब क्या होता है इसमें? मतलब ये कंडक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अरे ऐसा कैसे होगा यार? या तो कनेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर कनेक्ट कर ही ली तो कंडक्टर कहलाएंगे। अगर बोल रहे हो, आप बोलोगे कि ये कनेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर इन्होंने कनेक्ट कर ली तो वो कंडक्टर बन जाएंगे, अगर नहीं करी तो इंसुलेटर बन जाएंगे। ऐसा ही तो होता है। नहीं, इसका स्पेशल केस है। ये कभी कभी कनेक्ट करते हैं, कभी कभी कनेक्ट नहीं करते। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, सेमीकंडक्टर्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना डार्क लिखा गया है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कनेक्टिविटी इनकी 0 होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इनकी कनेक्टिविटी 0 होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे जैसे हम इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनकी कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। क्लियर? चलें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। मतलब इसको बोलो ये प्योर तरह के सेमीकंडक्टर हैं। इनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। इसके अंदर हम डोपिंग करते हैं, इन कंडक्टर्स के अंदर हम डोपिंग करते हैं, यानी कि इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं। हम एक इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, वो होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप करते हैं। आगे चलते हैं पी टाइप और एन टाइप में, ताकि आपको समझ में आएगा। चले भैया, ठीक है। पी टाइप, पहली बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। अच्छा, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाए, एन टाइप में नेगेटिव एक्सेस में हो जाए। अरे पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्सेस में ये लो, नेगेटिव एक्सेस में, और ये भी लो, नेगेटिव एक्सेस में और पॉजिटिव एक्सेस में पी टाइप में। ठीक है। अच्छा, पी टाइप में होता क्या है? मान लो जैसे सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर लेते हैं, समझते हैं इसको। ऐसे सिलिकॉन पड़ा है, ऐसे इसमें सब में सिलिकॉन है। सिलिकॉन ऐसे सिलिकॉन पड़े हैं, दुनिया भर के सिलिकॉन है, बहुत सिलिकॉन हमारे पास। हमने सिलिकॉन यहाँ रख दिए, ठीक है, हमने सिलिकॉन यहाँ रख दिए, तो क्या होगा? सिलिकॉन की वैलेंसी बताओ मुझे कितनी होती है? सिलिकॉन की वैलेंसी होती है कार्बन वाली 4। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ग्रुप 13 से एक एलिमेंट उठाऊंगा। ग्रुप 13 बैंगन आलू गाजर थैला, है ना, सॉरी क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, याद होगा। मैं ग्रुप 13 में से एक एलिमेंट उठाऊंगा और उसको यहाँ पर रख दूंगा। मैंने यहाँ से उठाया, जैसे मैं उठाता हूँ बैंगन आलू गाजर, इंडियम, ये उठा लेता हूँ, इंडियम मैंने उठाया, यहाँ पर रख दूंगा। अब एक बात समझो यार, इसकी वैलेंसी 4, ये 4 बॉन्ड बना रही थी ऐसे। ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है 3, ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है 3, तो ये बॉन्ड बनाएगा 3 के साथ, 1 2 3। इधर बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि इसकी तो वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। इसको बोलते हैं यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। ऐसी जो हमने इम्प्योरिटी ऐड करी, देखो इसके अंदर सिलिकॉन के अंदर इंडियम डाल दिया, ये इम्प्योरिटी है इसके लिए,
इसके अंदर एक इंडियम डाल दिया, ये इम्प्योरिटी है, तो एक होल क्रिएट हो गया। इस सेमीकंडक्टर को, ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा अब समझो एन टाइप को, एन टाइप में क्या, जैसे सिलिकॉन ही पड़ा है, मैं क्या करूँगा एन टाइप में सेमीकंडक्टर का, तो इसमें इम्प्योरिटी डाल दूंगा मैं इसमें क्या करूँगा, इम्प्योरिटी डालूंगा। मैं इसमें इम्प्योरिटी डालता हूँ ग्रुप नंबर 14 से उठाकर, ग्रुप नंबर 14 से मैं उठाता हूँ आर्सेनिक को उठा लेता हूँ। अब याद रखना ग्रुप 14 की वैलेंसी 5 होती है, इसकी वैलेंसी थी 3, मैंने यहाँ पर आर्सेनिक रख दिया जिसकी वैलेंसी है 5, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता था, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। चारों ने तो बॉन्ड बना दिया सिलिकॉन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज हो जाएगा। डी लोकलाइज मतलब लोकल हो जाएगा, अब ये यहीं घूमता फिरेगा, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, उसके कारण इसकी वैलेंसी, इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इसके बाद नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ गया। पहले 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में था जब हम इंडियम लेकर आए थे, याद होगा। ये ज़्यादा वैलेंसी वाला क्यों लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, 4 बॉन्ड बना, 1 फ्री पड़ा रहेगा। ओके, तो इसके ये डी लोकलाइज होकर यहीं घूमेगा और ये इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बढ़ा देगा। इसको बोलते हैं एन टाइप, क्योंकि नेगेटिव एक एक्सेस में हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नेगेटिव चार्ज है, ये एक्सेस में घूमेगा, इसको बोलते हैं जी एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, बड़ी बेसिक सी बातें हैं, आपने पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में, सिर्फ अभी के लिए क्या ज़रूरी है वो बता रहा हूँ। ओके, तो चलें जल्दी ख़त्म करें। लास्ट टॉपिक आज का वो है बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स। बैंड थ्योरी बड़ी आसान थ्योरी है, इसको ध्यान से समझें। बैंड थ्योरी कहती है सॉलिड्स के पास 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है वैलेंस बॉन्ड और दूसरा होता है बिल्कुल कंडक्शन बॉन्ड। एक वैलेंस बॉन्ड, एक कंडक्शन बॉन्ड। अब ये होते क्या हैं वैलेंस और कंडक्शन बॉन्ड, एक चीज़ समझो इसके लिए, आप समझो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुझे करके दिखाओ। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आती, हम तो भूल गए, मैं कर देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, सही है क्या? 3d10 नहीं सही कहाँ है, गलत है। 3p6 ऐसा कर दे, ये लो। अच्छा, अरे ऐसा तो होता है, ये लो, अभी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में p ऑर्बिटल खाली पड़ा है, p ऑर्बिटल एम्प्टी है, अभी एम्प्टी है, और d ऑर्बिटल भी एम्प्टी है, d ऑर्बिटल भी एम्प्टी है। अब बोलोगे d तो है ही नहीं, इसका मतलब खाली है, हमने बनाया नहीं तो खाली होगा, आगे ऑर्बिटल तो होगा, इलेक्ट्रॉन डालते रहेंगे। ठीक है, तो d भी ऑर्बिटल एंट्री है। तो क्या होता है बैंड थ्योरी में, क्या होता है, जो तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं और भरे हुए ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं। ऐसे होता है, भारी चीज़ नीचे आ जाती है, खाली चीज़ ऊपर तक जाने लगती है। ठीक है, जो भरे हुए ऑर्बिटल होंगे, जैसे ये सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं, जो भरे हुए ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं, ये बॉन्ड बनाएंगे, जैसे फील्ड होंगे, जो सारे फील्ड के फील्ड होंगे उसको बोलते हैं, वो बैलेंस बॉन्ड बनाएंगे, वो वैलेंस बॉन्ड बनाते हैं। जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंडक्शन बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, कंडक्शन बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई? एम्प्टी ऑर्बिटल्स कंडक्शन बॉन्ड बनाते हैं, फील्ड ऑर्बिटल्स वैलेंस बॉन्ड बनाते हैं। ओके, ये समझ आया? अब एक बात समझो, अब क्या होगा, जो खाली ऑर्बिटल्स हैं वो तो ऊपर जाएंगे, भरे हुए ऑर्बिटल्स नीचे आएंगे, देखो खाली ऑर्बिटल्स ये ऊपर जाएंगे, भरे हुए ऑर्बिटल नीचे आएंगे, इनके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा, खाली ऑर्बिटल ऊपर तो ये कंडक्शन, और भरे हुए नीचे तो ये फील्ड। इतनी बात समझ में आई? कंडक्शन ऊपर और भरे हुए नीचे, तो एक गैप हो जाएगा, इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। एक तो इसको याद रखें, फॉरबिडन गैप। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली वो समझो, जब कभी भी ये गैप फॉरबिडन गैप ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा या मोर हो जाएगा, फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होगा, जब ये फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होगा तो जो सॉलिड होगा वो इंसुलेटर कहलाएगा।
वो इंसुलेटर कहलाएगा। अरे यार देखो, ये गैप ज़्यादा हो गया, यहाँ से उधर, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, तो कंडक्शन नहीं हो पाई, बिल्कुल भी ज़्यादा गैप होगा तो कंडक्शन नहीं होगी, तो वो इंसुलेटर कहलाता है। अच्छा, ये गैप होता कितना है, मतलब ज़्यादा, कितना ज़्यादा हो जाए, कितना ज़्यादा हो जाए, इसको बोलते हैं जी, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए, तो ये इंसुलेटर कहलाते हैं। अगर ये वाला गैप, अगर ये वाला गैप ओवरलैप कर जाए, ऐसे बराबर हो जाए, ये कंडक्शन बैंड, ये आपका हो गया वैलेंस बैंड, ठीक है, बॉन्ड, तो ये जब ये बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आसानी से होगा, इसको बोलेंगे कंडक्टर्स, इसको बोलेंगे कंडक्टर्स, इसको बोलते हैं कंडक्टर्स। पक्का याद है? ठीक है, यानी कि जीरो हो जाएगा, यानी कि कंडक्टर्स में क्या होता है, फॉरबिडन गैप जीरो हो जाता है। ओवरलैप भी कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखोगे आप, ऐसा भी देखोगे, ये भी जीरो के बराबर है, इसको नेगेटिव मत मानना, ये भी जीरो ही है, जीरो या नेगेटिव कुछ भी हो जाए, ठीक है। लास्ट केस इसका है कि जब ये गैप कम होगा, कोई तो पूरा ऊपर, उसके ऊपर बैठ गया या ऐसा हो गया, जब ये कम होगा, जैसे ऐसा होगा, बहुत कम गैप होगा, ऐसे गैप है बट बहुत कम है, ये कंडक्शन बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड, अब ये फॉरबिडन गैप बहुत कम है, अब ये फॉरबिडन गैप कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा तो इंसुलेटर, 0 तो कंडक्टर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम तो वो कहलाएंगे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स। इतना गैप कम हो जाएगा, जब इसको हीट करेंगे तो गैप और कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने कर स्टार्ट हो जाएंगे, तब वो कंडक्टर बिहेव करते हैं। तो ठंडे होंगे तो गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, तो इंसुलेटर बोलते हैं, तो इसलिए वो सेमीकंडक्टर बन जाता है। इस बात को समझ में आया? किसी को इस बात में दिक्कत हो कोई भी? पक्का बैंड थ्योरी समझ में आई? इंसुलेटर्स तो आपको पता ही है ना। सेमीकंडक्टर समझ में आ गए होंगे, पी और एन टाइप क्या होते हैं, कैसे डोपिंग करते हैं। डिफेक्ट समझ में आ गए होंगे, कैसे डेंसिटी बढ़ती है, कैसे चेंज होती है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मज़े करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।